आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे हमारी थर्ड पोयम विच नेम इज कीपिंग क्वाइट, यानी कि हम सबको क्या रहना है, चुप रहना है। तो आपको अगर ऐसे ही हमारे रेगुलर कंटेंट जो है वो अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे पुरजोर गुजारिश है कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपना जो भी थॉट है हमारे चैनल के प्रति या आपका कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ अब आप हमें जो है वो सेंड करें। ठीक है, तो हमारी जो है पोइट्री वो चालू हो रही है। ठीक है, जो है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, संबोधन हो रहा होगा आपको कि कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, चुप रहना। ठीक है ना, शांत रहना। ठीक है, तो उसके बारे में है। और इसके पोइट कौन है, पैब्लो नरूदा। ठीक है, इनके द्वारा ये जो है रचना रची गई है और ये 1904 में पैदा हुए, जन्म हुआ इनका और एक्सपायर हुए 1973 में। ठीक है, इज द पेन नेम। अब ये देखो, ये पेन नेम है, जैसे मैंने वहां पे बताया था आपको। पेन नेम क्या होता है, पेन नेम वो होता है जो कि कोई भी पोइट अपने लिए जो है अपना वास्तविक नाम छुपाने के लिए कोई अपना दूसरा नाम अगर वो रख लेता है, रियल नेम छुपाने के लिए अगर अपना कोई दूसरा नाम अगर वो रख लेता है तो वो उसका पेन नेम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ पोइट वाली कंडीशन में है। ठीक है, तो ये जो है इनका जो नाम था वो क्या था, ओरिजिनल नाम नेफ्टाली रिकार्डो राइस बेसेल्टो। ये पूरा नाम था इनका, पैब्लो नेरुदा का क्या नाम था, नेफ्टाली रिकार्डो राइस बेसेल्टो ये नाम था। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली, जो कि कहाँ पे पैदा हुए थे, चिली के अंदर। कहाँ पे हुए थे जन्म उनका, कहाँ हुआ था, चिली के अंदर। ठीक है, और चिली के अंदर टाउन है जिसका नाम है पेरल। ठीक है ना, वहां पे इनका जन्म हुआ। नेरुदास पोएम्स आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड इमेज इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। पेब्लो नेरुदा की जो पोएम्स है वो आसानी से समझ में आने योग्य है, यानी कि उनमें कोई तकलीफ नहीं होती है कि भाई कोई टफ है इनकी पोइट्री को समझना, बिल्कुल आसान है इनकी पोइट्री को समझना। ठीक है, और इसमें जो वो इमेजेस प्रदान करते हैं, जो चित्र प्रदान करते हैं, वो भी जो होते हैं काफी ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है ना, ही वोन द नोबेल प्राइज। अब इन्हें साहित्य का जो है नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ही वोन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। तो इनकी मृत्यु से जस्ट 2 साल पहले जो है पेब्लो नरूदा को जो है सबसे बड़ा पुरस्कार से नवाजा गया और वो था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1971 में। इन दिस पोयम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन and creating a feeling of mutual understanding among human beings। तो यहाँ पे जो है पेब्लो नरूदा हमें बताते हैं, क्या बात कर रहे हैं वो, कि भाई क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि चुप रह करके हम जो है हमारा जो है अंदर से विश्लेषण करें, आत्म विश्लेषण करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। ठीक है ना, अपने आप को, स्वयं को। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग, और ऐसी फीलिंग हम क्रिएट करें ताकि जो है हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। म्यूचुअल का मतलब आपसी तालमेल। ठीक है, म्यूचुअल। ठीक है ना, दो चार जनों के बीच में, लोगों के बीच में म्यूचुअल यानी कि आपसी जो है तालमेल जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस तरीके से क्रिएट हो सकती है। आपस में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के विचारों को समझना, एक दूसरे की तकलीफ को, परेशानी को समझना। ठीक है, ये किस तरीके से उत्पन्न हो सकती है और हम हमारा आत्म विश्लेषण जो है शांत रह करके वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में जो है इस पोयम में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है बिफोर यू रीड, ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोयम सजेस्ट टू यू। तो ये जो पोयम का जो टाइटल है, ये जो शीर्षक है पोयम का, इससे आप लोग जो है वो क्या समझते हैं, इससे क्या समझ में आता है। व्हाट डू यू थिंक द पोयम इज अबाउट। आप क्या समझते हैं कि ये पोयम जो है वो किस बारे में है। अब पोयम जो है वो स्टार्ट हो रही है, इजीली अंडरस्टेबल है, थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर समझोगे
समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। क्या कह रहा है पोइट कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम जो है 12 तक गिनेंगे। ठीक है, कितने तक गिनेंगे? 12 तक। 12 तक हम गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम जो है सब शांत हो जाएंगे। 12 तक गिनेंगे और सब शांत हो जाएंगे। शांत का मतलब बिल्कुल चुप हो जाएंगे। ठीक है। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. For once, एक बार, on the face of the earth, ये जो फेस है यानी कि इस सरजमीन के ऊपर, ठीक है, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा होगा, ऐसा वातावरण या ऐसी स्थिति बनेगी। और वंस का मतलब एक बार। ठीक है, एक बार ऐसी स्थिति इस पृथ्वी के ऊपर बनेगी। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स, लेट्स का मतलब लेट अस, लेट्स का मतलब लेट अस, इसमें यू छुपा हुआ है। ठीक है, यू छुपा हुआ है। तो लेट्स नॉट स्पीक, आओ चले हम, नॉट स्पीक बात नहीं करते हैं, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में। अब दुनिया में जितनी भी बोलने वाली भाषाएं हैं, उन सब के बारे में पोइट कह रहा है कि हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते, यानी कि उसका जो तात्पर्य है, उसके समझाने का जो तरीका है, वो क्या समझाना चाह रहा है कि दुनिया के सभी लोग शांत होंगे। ठीक है ना, वो सिर्फ एक कोई पार्टिकुलर कंट्री को नहीं कह रहा है कि कोई इंडिया के लोग हों या अमेरिका के लोग हों या नेपाल के लोग हों या फलाना देश के लोग हों या कोई सूडान के लोग हों। उसका कहने का मतलब है जितनी भी पृथ्वी के ऊपर भाषाएं बोली जाती है, ठीक है ना, उन भाषाओं को क्या करेंगे हम, उन भाषाओं में कोई भी जो है आपस में बात नहीं करेगा, यानी कि सब जो है बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, सब बिल्कुल जो है वो चुप हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और कोई किसी से किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, लेट्स स्टॉप, आओ हम मिलकर के 1 सेकंड के लिए क्या होते हैं, रुकते हैं। लेट्स स्टॉप, आओ हम रुकते हैं 1 सेकंड के लिए, फॉर अ सेकंड। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम जो है हमारी आर्म्स जो हैं वो हम नहीं हिलाएंगे। हम हमारी आर्म्स, आर्म्स का मतलब भुजाएं, नहीं हिलाएंगे। कभी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, हम हमारी भुजाएं नहीं हिलाएंगे या हमारी आर्म्स नहीं हिलाएंगे, इससे क्या संबंध है इस बात का? आर्म्स के हिलाने से क्या संबंध है कि हम आर्म्स नहीं हिलाएंगे? हम्म, कहने का मतलब यूं है कि एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, यानी कि उसके कहने का मतलब है कि हम बात नहीं करेंगे। ये तो खैर है ही सही कि हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके कहने का मतलब ये है आर्म्स से कि हम जो है हमारी आर्म्स नहीं हिलाएंगे, मतलब कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी जो आर्म्स होती है वो इन्वॉल्व होती है। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि हम हमारी आर्म्स को भी क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, यानी कि हमारा कोई भी काम हम नहीं करेंगे। आर्म्स नहीं हिलाएंगे का मतलब यूं है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे हाथों से, वो काम भी हम नहीं करेंगे। उसके कहने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बोलना बंद करें और कुछ काम करते रहें। उसके कहने का मतलब यूं है कि हम बोलना भी बंद करेंगे और हमारी आर्म्स को भी हम क्या करेंगे, नोट मूव करेंगे, हिलाएंगे नहीं। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो भी काम हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आ रही बात समझ में? कोई भी काम कर रहा हो भली, एक मोटर मैकेनिक अगर कार सुधार रहा है तो वो भी अपना काम जो है वो रोक देगा। एक स्टूडेंट अगर लिख रहा है तो वो भी लिखता हुआ बंद हो जाएगा। एक टीचर अगर बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो उसकी भी आर्म्स नहीं हिलेगी, क्योंकि हर कंडीशन में कोई भी काम करता है व्यक्ति, तो जो मूवमेंट वाली क्रिया होती है वो हाथ या पांव से ही होती है। ठीक है ना, तो उसके कहने का मतलब यूं है कि हम आर्म्स नहीं हिलाएंगे, मतलब हम कोई भी काम जो है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो है आ गया ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में। अब देखो अगला, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स,
वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब पोइट कह रहा है इट वुड बी एन एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है बिल्कुल अत्यधिक आनंद देने वाला, ठीक है। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सोटिक आनंद में होता है ना, बिल्कुल अत्यधिक आनंद में एक्सोटिक फीलिंग होती है बिल्कुल, ठीक है ना। एक्सोटिक यानी कि अत्यधिक आनंदमयी जो है वो मोमेंट है, क्षण। मोमेंट का मतलब पल या क्षण, ठीक है ना, मोमेंट। विदाउट रश, विदाउट रश, रश का मतलब कोई रश नहीं, रश का मतलब यहाँ भीड़ भाड़, ठीक है। विदाउट इंजन्स, विदाउट इंजन्स, इंजन्स का मतलब यहाँ पे जो इंजन्स वाली जो गाड़ियां हैं, जैसे मोटर हुई, कार हुई, या फैक्ट्रीज के अंदर कोई अगर मशीन चल रही है वो, बाइक है तो वो, साइकिल है तो वो, ठीक है। जो भी इंजन्स से जो भी संबंधित रिलेटेड जो भी चीज है, जो भी मशीनरी है, वो सब विदाउट इंजन्स। वी वुड ऑल बी टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ साथ, ठीक है। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस का मतलब जो है अजीब, अजीब स्थिति, ठीक है। अब इसको पैराग्राफ को समझ लो। तो पोइट कह रहा है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। पोइट्री का ये मतलब होता है कि जब आप पहली बार समझाओ उसको, तो उसको 3-4 बार पढ़नी पड़ती है, बच्चों को 3-4 बार पढ़ के सुनानी पड़ती है उसको पोइट्री को, तभी जो है पोइट्री पढ़ाने का मकसद पूरा होता है। पोइट्री को प्रोज की तरह नहीं पढ़ाया जाता, ये बात मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। इस वजह से मैं एक एक लाइन को 3-3 बार बोलता हूँ, ठीक है ना। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तो ये जो होगा ये बहुत ही एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला जो है ये क्षण होगा। जब ऐसी स्थिति आएगी कि हम रुकेंगे, हम 12 तक गिनती गिनेंगे और हम रुक जाएंगे, और हम जो है कुछ भी काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम बिल्कुल जो है वो खामोश हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये एक्सोटिक आनंद देने वाला जो है ये क्षण होगा। विदाउट रश, ना कोई भीड़ भाड़ होगी, ठीक है, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। जब सब जने रुक जाएंगे तो भीड़ भाड़ होगी क्या, नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, इंजन्स जो है वो सारे स्टॉप हो जाएंगे, सारी गाड़ियां एकदम स्टॉप हो जाएगी, फैक्ट्रियों में जितनी मशीनें चल रही है वो बंद हो जाएगी, सारा जो है बिल्कुल, सारी मशीनरी, सारे इंजन जो है वो एक क्षण के लिए क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम लोग जो होंगे वो सब साथ साथ होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग सभी क्या होंगे, साथ साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये जो होगी एक अजीब स्थिति होगी जो अचानक क्रिएट होगी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो पोइट कह रहा है कि जब ऐसी अवस्था में हम आएंगे कि सारी मशीनें रुक जाएगी, कोई भी कुछ काम नहीं करेगा, सब बोलना जो है बंद कर देंगे, ठीक है, सब जो है भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, ठीक है, तो ये जब कंडीशन बैठेगी तो ये जो होगी एक अजीब स्थिति होगी जो कि पृथ्वी पर पहले कभी हुई नहीं होगी, ये सारी चीजें एक साथ रुक गई हो। आगे पॉइंट कह रहा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट सैंड। पॉइंट कह रहा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन का मतलब मछुआरा, ठीक है, ये तो जानते ही हो, ठीक है। इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी ठंडा समुद्र, ठीक है। वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स जो वेल्स होती है वो, ठीक है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, गैदरिंग का मतलब एकत्रित करना, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। सॉल्ट का मतलब नमक, ठीक है। वुड लुक एट इज हर्ट हैंड, हर्ट हैंड का मतलब चोटिल हाथ, ठीक है। तो पोइट कह रहा है आगे फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो जितने भी फिशरमैन हैं कोल्ड सी के अंदर, जितने भी मछुआरे हैं, है ना, समुद्र के अंदर जो ठंडे समुद्र में जो फिशिंग कर रहे हैं, वो जितने भी फिशरमैन हैं वुड नॉट हार्म वेल्स, वो जो है अब वेल्स को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या वेल्स से कहने का मतलब एक तरीके से किसी भी मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
सिर्फ अकेली कोई वेल्स के बारे में नहीं, वो नाम वेल्स का मतलब आया है सारी मछलियों के लिए। तो वो जो है वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि वो फिशिंग जो है वो बिल्कुल रोक देंगे अपनी, जितने भी फिशरमैन हैं। ठीक है। और एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और जो मेन जो लगे हुए हैं, जो समुद्र के यहाँ पे भाई नमक जो होता है वो कहाँ से निकलता है, समुद्र से निकलता है। ठीक है ना। तो समुद्र पे जो भी व्यक्ति जो है गैदर हुए हैं नमक इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना, तो वो जो है वो क्या करेंगे, अपने चोटिल हाथों को देखेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर कोई व्यक्ति जो है नमक के अंदर रहेगा तो उसके हाथ जो होंगे वो गल जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे। तो अब वो लोग जो है वो तो डेली यही काम कर रहे हैं, तो उनके हाथ जो है वो क्या है, चोटिल हाथ है। ठीक है ना। क्योंकि वो नमक के साथ में क्या है, डेली उनके कंटिन्यू जो है उनका वर्क जो है 10-10 12-12 घंटे का जो वर्क है उनका, वो समुद्र से नमक निकालने में है। तो वो नमक के अंदर उनके हाथ हो रहे हैं, तो वो हाथ कैसे हो रहे हैं, उनके चोटिल हो चुके हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से चोटिल हाथ किया जा रहा है, क्योंकि नमक में ज्यादा देर गीले नमक के साथ रहने पे हाथों की चमड़ी को, त्वचा को जो होता है वो चोटिल होने का खतरा रहता है। ठीक है ना। तो इस वजह से कवि कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जितने भी फिशरमैन है कोल्ड सी के अंदर, वो सब रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। वुड नॉट हार्म वेल्स, वो किसी भी वेल्स को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट, और जितने भी मैन इकट्ठा हुए हैं सोल्ट को गैदर करने के लिए, सोल्ट निकालने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, वुड लुक, वो क्या करेंगे, अपने चोटिल हाथों की तरफ देखेंगे। ठीक है। हम्म। नजर आ रहा है। Those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivors, would put on a clean clothes and walk about their huts, brothers, in the shed doing nothing. आगे पॉइंट कह रहा है, आगे पॉइंट कह रहा है, सुनो। Those who prepare green wars, war with gas, war with fires, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. तो आगे पॉइंट्स कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो, उसकी भावना को समझो। परेशानी यही होती है जब तुम भावना को नहीं समझते हो। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वोट्स। यार एडिटिंग करवाओगे तुम यार, काट छाट करनी पड़ेगी मेरे को। अब ये पूरा हिस्सा काटना पड़ेगा मुझे वीडियो का। सुनो इधर। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वोर्स, अब पॉइंट आगे कह रहा है कि वो लोग जो ग्रीन वॉर के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, जो ग्रीन वॉर के लिए तैयार हैं, वो विद गैस, और गैस के साथ वॉर करने को तैयार हैं, गैस से वॉर करने को तैयार हैं। वो विद फायर, फायर से लड़ने को वो जो है वो तैयार हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री का मतलब जीत, ठीक है, और नो सर्वाइवर का मतलब किसी का अस्तित्व नहीं बचना। तो पॉइंट जो है वो कहना चाह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो कि है जो बॉम्ब से, ठीक है ना, उनसे जो है परमाणु बम हुआ या एटम बम हुआ, उससे जो है वो लड़ते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो एक दूसरे की कंट्री के ऊपर क्या कर रहे हैं, बॉम्ब गिरा रहे हैं, ठीक है ना, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ग्रीन वॉर लड़ रहे हैं वो एक तरीके से। ठीक है, वो विद गैस, ठीक है, गैस, गैस के जरिए जो है, गैस के जरिए भी वॉर होता है। बड़ी बड़ी जो है देशों के अंदर तुमने देखा होगा, एक देश दूसरे देश के साथ में अगर वॉर करता है, ठीक है ना, तो बहुत सारी जगह जो है गैस का जो है लीकेज कर दिया जाता है, जिससे कि आंसू गैस छोड़ दी जाती है या और कोई सी गैस छोड़ दी जाती है, जिससे कि वहां के जो लोग हैं वो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है गैस से। और वॉर विथ फायर, बहुत सारी जगह जो है आग लगा दी जाती है।
तो ये सारे जो लोग हैं जो इस तरीके का युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर लड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो वॉर विद गैस, ऐसे युद्ध जो कि है वॉर से लड़े जा रहे हैं, गैस से लड़े जा रहे हैं, वो विद फायर, फायर से जो है जो वॉर लड़े जा रहे हैं, ठीक है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसे लोगों की विक्ट्री होती है, लेकिन सर्वाइवर कोई भी नहीं होता है। सर्वाइवर का मतलब अस्तित्व, अस्तित्व जो है वो किसी का नहीं बचता है। तो कभी कह रहा है कि ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा, ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा जो कि किसी का अस्तित्व ही नहीं बचे। आप किसी सामने वाले का अस्तित्व मिटा करके और आप उससे विक्ट्री कह रहे हो, तो ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अब ये जो सारे लोग हैं, ये सारे जो कि लड़ रहे हैं ग्रीन वॉर से, जो गैस से, वॉर विथ फायर से, और ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें ऐसी विक्ट्री चाहते हैं जिसमें कोई सर्वाइवर जो है वो नहीं बचे, ये सब क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये सारे जो है बिल्कुल साफ कपड़े पहन लेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, बिल्कुल साफ कपड़े जो हैं वो पहन लेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने ब्रदर्स के साथ ये चलेंगे। अपने ब्रदर्स कौन, जिनसे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस कंट्री के लोगों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन कंट्री के लोगों के साथ में ये मिलकर के चलेंगे, और ये सब क्या करेंगे, क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे, बिल्कुल शांति प्रिय व्यक्ति बन जाएंगे। अगर ऐसा हुआ होगा तो ये 12 तक गिनती बोलेंगे और सब शांत रहेंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपना आत्मविश्लेषण करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो किसी मानवता के लिए जो है वो क्या है, वो सदुपयोगी है, या उनका अस्तित्व मिटाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, अगर ऐसा होगा तो वो क्लीन क्लोथ पहन लेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ में, भाई कौन, यहाँ भाई कौन है, जिसके साथ वो लड़ रहे हैं, ठीक है ना, उनके साथ क्या करेंगे, चलेंगे। इन शेड, कहाँ पे, छाओ में, इन शेड, ठीक है, छाओ में चलेंगे, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे। शेड का मतलब यहाँ छाओ से मतलब यूं है कि शांति प्रिय तरीके से रहेंगे ये उनके साथ। छाव छाव में चलने का मतलब ये है कि कोई रैली नहीं निकालेंगे वो पेड़ की छाव में। छाव में चलने का मतलब यूं है कि ये उनके साथ में क्या हो जाएंगे, शांति प्रिय होकर के रहेंगे, और डूइंग नथिंग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, अब पोइट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये पोइट्री की लाइनें जो है ये एक्सप्लेनेशन के लिए आती है, ठीक है, बहुत सी बार आई है ये वाली लाइनें। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी, पोइट कह रहा है आगे कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं चाहता हूं उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं चाहता हूं कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, यानी कि सब जो है वो निष्क्रिय हो जाए, मैं ये नहीं चाह रहा हूं। भाई मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, पोइट कह रहा है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होना, असमंजस में मत पड़ना, पजल्ड मत होना उससे, कि भाई पेब्लो नरोदा साहब जो है वो तो ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ, कोई भी काम मत करो, सब चुप बैठ जाओ, बिल्कुल जो है सब कुछ स्टॉप कर दो। भाई उससे ये अर्थ मत निकालना मेरी चीज का, मेरी पोइट्री का। मैं टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता हूं कि टोटल इनएक्टिविटी हो। मैं क्या चाह रहा हूं, लाइफ इज व्हाट अबाउट इट इज, जिंदगी जैसी है वो वैसी रहेगी, ठीक है, जिंदगी जैसी है वो वैसी रहेगी, वैसी ही चलती रहेगी वो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेट, और मैं जो है मौत के साथ भी जो है कोई, मैं जो है उसका विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि मौत भी है वो आकर के रहेगी, ठीक है ना। और मैं यूं भी नहीं चाहता हूं कि बिल्कुल ये सब मर जाए, मेरे कहने का मतलब यूं नहीं है भाई निष्क्रिय हो जाए, सब लोग चुप हो जाए, तो कहीं कंफ्यूजन आप ये निकाल लो कि कोई तो यूं चाह रहा है कि सब जने मर जाए। ऐसा तो जब ही होगा जब सब जने मर जाएंगे, पूरी दुनिया में विनाश हो जाएगा, सब जने मर जाएंगे, जब ही ऐसी कंडीशन होगी, उससे पहले तो होगी नहीं। तो मेरा जो है कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई डेट से जो है आप उस चीज को लिंक करो, ठीक है, पोइट की बात समझना। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो पोइट कह रहा है आगे कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड,
अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, ठीक है ना, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो पोइट के कहने का मतलब समझो, पोइट क्या कह रहा है? पोइट कह रहा है इफ वर नॉट सो सिंगल माइंड, अगर हम ये सिंगल माइंडेड नहीं होंगे। सिंगल माइंडेड का मतलब ये कि व्यक्ति का सिर्फ अपने बारे में सोचना कि मेरा भला हो जाए, बस मैं टाइम पे ये काम कर लूं, मेरे घर में इतने टाइम पे ये चीज आ जाए, मेरा ये काम हो जाए, सिंगल माइंडेड। ठीक है, इफ यू वन नॉट सो सिंगल, और हम जो है सिंगल माइंडेड ज्यादा हो गए हैं, यानी कि हम ज्यादा ही मतलबी हो गए हैं, हम जरूरत से ज्यादा सिंगल माइंडेड हो गए हैं, मतलबी बहुत ज्यादा होंगे। अगर हम जो है सिंगल माइंडेड नहीं रहेंगे अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, कि हमारी जो जिंदगी है वो कैसे चलानी है हमको, ठीक है, एंड फॉर वंस, और सिर्फ एक क्षण के लिए, फॉर वंस सिर्फ एक बार, कुड डू नथिंग, अगर जो है हम हमारा सिंगल माइंड से निकल के अगर हम रुकेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, अपना आत्म विश्लेषण करेंगे, कुड डू नथिंग, ठीक है, परहेप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो वो जो साइलेंस उत्पन्न होगी, यानी कि कवि के कहना का मतलब ये है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कि व्यक्ति को वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, दुनिया के पीछे दौड़ लगाया जा रहा है कि मुझे ये करना है, फलाना करना है, डिमका करना है, ये हो जाए मेरा काम, वो हो जाए। यहाँ कवि के कहने का मतलब ये, वो पूरी दुनिया को रोकना नहीं चाहता, वो ये चाह रहा है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके लिए आप कुछ देर बैठो तन्हाई के अंदर और आप इंट्रोस्पेक्शन करो, आप उसको सोचो समझो कि मैं जो कर रहा हूं उससे किसी का भला होगा, मेरा खुद का भला होगा, मेरे परिवार का भला होगा, समाज का कितना भला होगा उससे, ठीक है ना, मेरी कंट्री का क्या भला हो सकता है, मेरा खुद का क्या भला हो सकता है उससे, आम आदमी को मैं जो करने जा रहा हूँ वो किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, उसकी जिंदगी के लिए कोई खतरा तो नहीं है वो चीज, भाई अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे को परेशानी में तो नहीं डाला जा रहा है। तो वो जो साइलेंस, चुप रहो और दिमाग से सोचो, कवि का ये कहने का मतलब है, इंट्रोस्पेक्ट करो। तो तुम जब ऐसा करोगे, जब तुम सिंगल माइंडेड नहीं होगे, जब तुम कुछ देर के लिए कुड डू नथिंग, यानी कि तुम कुड डू नथिंग, काम तो कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ काम तो कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे तुम भी चुप रहोगे और तुम्हारी आर्म्स भी कुछ भी काम नहीं करेगी, लेकिन उसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग काम करना बंद नहीं करना, तुम्हारा दिमाग डेड नहीं होना है, तुम्हारे दिमाग में तुम्हें इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप में कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, या उसका क्या मतलब निकलेगा, भविष्य में उसका क्या फर्क पड़ेगा, सामने वाले को उस व्यक्ति का क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, या मुझे क्या नतीजा उसका भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंट्रोस्पेक्ट करना। तो परहेप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो वो जो ह्यूज साइलेंस, जब तुम इंट्रोस्पेक्शन करोगे अपना, तो वो जो ह्यूज साइलेंस, और ये इंट्रोस्पेक्शन होता है एकांत में। अगर कोई यूं सोच ले कि मैं दो जनों को लेकर इंट्रोस्पेक्ट कर लूं, तो वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। कोई सोच ले कि मैं चार जनों के साथ में इंट्रोस्पेक्शन कर लूं, तो वो भी नहीं है। हर व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन जो है वो पर्सनली अपने अकेले में ही करता है, और अकेले में इंट्रोस्पेक्शन होता है। दो जनों के, चार जनों के, घर वालों के, मम्मी पापा के, भाई बहनों के, स्कूल में बैठ करके, स्कूल में बैठ करके हो सकता है, लेकिन अकेले में। जगह कोई सी भी हो सकती है, लेकिन होना चाहिए व्यक्ति अकेला, उसके दिमाग से अकेला होना चाहिए। क्या इंट्रोस्पेक्शन का मतलब? अपना आत्मविश्लेषण, आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्ट यानी कि खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर झांकना, अपने जो कार्यों को, अपनी जो अपन जो भी काम कर रहे हैं उसको इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है, ठीक है ना, अपना आत्मविश्लेषण करना। एक विश्लेषण तो दूसरे का होता है, एक विश्लेषण ये होता है, अरे यार ये तो बहुत ही बेकार आदमी है यार, ठीक है, यानी कि फटाफट दूसरों के बारे में राय बहुत जल्दी कायम कर देता है इंसान। किसी दूसरे के बारे में आप राय पूछो, आपको जो है एक के बारे में 10 जने राय देने वाले मिल जाएंगे, ठीक है ना, 10 जने राय देने वाले, लेकिन अपने बारे में जो राय है वो कौन देगा? अपने बारे में सच्ची राय जो है वो आप खुद ही दे सकते हो। और वो व्यक्ति बहुत बेकार होता है जो अपने खुद को पहले झांके बिना जो है वो दूसरों का विश्लेषण निकाल लेता है, दूसरों को विश्लेषण करने लग जाता है। भैया अपने अंदर भी तो आत्मविश्लेषण करो। तो उसके लिए है कि आप रुको, आप पेब्लो नरोदा की पोइट्री कीपिंग क्वाइट पे आप फोकस करो, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है तो आप 12 तक गिनती गिनो, आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, और उसके बाद में
अपना आत्मविश्लेषण करो और रियलिटी के अंदर करो। भाई 12 तक गिनती गिनने का मतलब 12 तक गिनती गिन के चुप हो गए फिर वापस हंसने लग गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आत्मविश्लेषण जो होता है वो ऐसे नहीं होता है। और वो तुम आत्मविश्लेषण कब करता है याद है? जब व्यक्ति के सामने परिस्थितियां आती है, ऐसी कंडीशन और ऐसी परिस्थितियां आती है ना कि जब वो टेंशन में रहता है, जब ये आत्मविश्लेषण करता है। वरना ऐसे आत्मविश्लेषण करने के लिए कोई नहीं बैठेगा। ऐसे अगर कोई बोल भी देगा टीचर की आत्मविश्लेषण करो तो नहीं होएगा। अब जब कोई परिस्थिति ऐसी आएगी, कोई नौबत ऐसी आएगी तो अपने आप ही बैठ जाएगा फिर वो विश्लेषण करने। फिर वो 3 घंटे तक विश्लेषण ही विश्लेषण करेगा वो। क्या? फिर उसके बाद में फोन आएगा तो भी सामने वाले का काट देगा, टीवी भी बंद हो जाएगी, मोबाइल भी बंद हो जाएगा, कोई आएगा बुलाने उससे भी कह देगा कि भैया तू जा, मैं तो नहीं आ रहा, क्योंकि दिमाग में टेंशन चल रही है, विश्लेषण चल रहा है अब कि क्या करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है इतना बड़ा जो राग अलाप रहा हूं मैं तुम्हारे सामने वो क्या है? वो पोयम का मतलब यूं नहीं है कि घर पे जाओ तो यहां से उठ करके ये समझ जाओ कि पेब्लो नेरुदा साहब ने तो सब कुछ जो था वो रोक दिया और पृथ्वी को नष्ट कर दिया उन्होंने, और मार साहब ने भी यही बताया कि पृथ्वी पूरी नष्ट हो गई, सब कुछ रोक दिया गया है। मतलब ये नहीं है कहने का। ठीक है, तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो वो जो हमारी उदासी है, जो ह्यूज साइलेंस है, वो हमारी उदासी को दूर कर दे। मान लो कि भाई अपन को कोई प्रॉब्लम है, अपन ने उसका आत्मविश्लेषण करा कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। ठीक है, और हो सकता है कि वो जो साइलेंस क्रिएट हुई या अकेले में हमने उसका कुछ रास्ता सोचा, तो हो सकता है कि वो हमारी सैडनेस को, हमारी उदासी को दूर कर दे। कोई हमें ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे कि हमारा वो प्रॉब्लम, वो काम जो है वो सोल्व हो जाए। ठीक है, तो कवि कहना चाह रहा है कि ये जो इंटरप्ट है हमारी सैडनेस को इंटरप्ट करेगी, यानी हमारी सैडनेस को दूर करेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सेल्फ, कौन सी सैडनेस को? कि हम जो हमारे खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, नेवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सेल्फ, मतलब हम दूसरे को तो बहुत जल्दी समझ रहे हैं, हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को समझ ही नहीं रहे कि मैं क्या हूं। दूसरों को तो बहुत समझ लिया हमने कि वो क्या है। तो ये चीज क्या करेगी? ये आत्मविश्लेषण करेगी। हम अपने आप को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे पहले कि बाहर वाले को आप समझो। ठीक है, तो ये जो है ये चीज दूर करेगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और इससे क्या होगा? इससे जो हमारा मौत का जो डर है, जिससे मौत का डर लगता है, वो भी हमारा क्या होगा? दूर होगा। क्योंकि हमें ये पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि क्या पता चलेगा? कि मौत जो है, कि मौत जो है वो क्या है? आकर के रहेगी। ठीक है, हमें मरना है, और मरने के बाद में क्या होता है? सब कुछ क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है मरने के बाद में। ठीक है, तो वही कंडीशन जो है हमारे सामने आ जाएगी। तो हमारा मौत का डर जो है वो क्या होगा? खत्म होगा। कि अभी भी हम तन्हाई में बैठे हैं, वहां पे भी तन्हाई में रहना है। ठीक है, तो उसके दिल से जो व्यक्ति इंट्रोस्पेक्ट करता है, जो अपना आत्मविश्लेषण, और डेली आत्मविश्लेषण करना चाहिए व्यक्ति को, डेली, उससे जो है बहुत फायदा मिलता है। किसी के साथ रहने का इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना इंट्रोस्पेक्शन करने का फायदा मिलेगा। भले तुम चाहो तो आज से इंट्रोस्पेक्ट अपने आप में कर सकते हो। भले तुम मेरे पास 1 महीने बाद आकर के कहना कि हमने इंट्रोस्पेक्ट करा तो हमें उससे नुकसान हुआ। आत्मविश्लेषण से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उससे तुम्हारे मरने का डर, बहुत सारों को मरने का डर करता, कोई कोई मौत की बात करते हैं, अरे सर कहाँ मौत की बात कर दी आपने? हाँ, अरे कहाँ मरने का नाम ले रहे हो? अभी अभी तो हम 17-18 के हुए हैं। क्या? अभी अभी तो हम मुझे हुए हैं, आप मरने की बात कर रहे हो? शुभ शुभ बातें करो सर। है? तो ये क्या है? ये मौत का डर है क्या नहीं? तो ये क्या होगा? जब साइलेंस होएगा सब दूर, जब हम हमारा खुद का विश्लेषण करेंगे, तो उससे क्या है कि हमारा मौत के प्रति जो डर है वो भी खत्म होगा। और हो सकता है कि वो जो हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम कुछ देर जो चुप रहें, उससे हमारे लिए कोई रास्ता नजर आ जाए, हमारी मुश्किल परेशानी का सॉल्यूशन मिल जाए हमको, हमारा आत्मविश्लेषण हो जाए, हम खुद अपने अंदर झांक करके देख ले कि हम कितने पानी के अंदर हैं, या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद, पोइट क्या कह रहा है? परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, ये पृथ्वी जो है ये क्या कर सकती है हमें?
सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ डेड प्रतीत होता है, जब सब कुछ डेड हो जाता है, ठीक है ना, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, वही जो होता है बाद में जिंदा होता है। आगे समझ में? जो पहले डेड हो जाता है वही क्या होता है बाद में? जिंदा होता है, जिंदा है। ठीक है। नाउ नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोइट कह रहा है कि नाउ आई विल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और अब तुम सब जो है वो चुप हो जाओगे, और मैं जो हूं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बार ऊपर वाले का इसका मतलब समझो। इसको मैंने पूरा खोल कर डिटेल में नहीं बताया, जो सब कुछ मैं तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ, इतनी वेराइटी में अलग अलग नाना प्रकार की चीजों में समझा रहा हूँ तुम्हें, वो और समझ लो। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज एवरीथिंग सिम्स डेज। अब पृथ्वी हमें किस तरीके से सिखाती है? सिखाती तो है, लेकिन किस तरीके से सिखाती है इसको जानने की आप कोशिश करें। ठीक है ना? पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, जैसे कि मान लो कि पतझड़ का जब मौसम आता है, ठीक है, जब सारे जो पत्ते होते हैं वो खिल जाते हैं, ठीक है, गर्मियों में बिल्कुल जो है फसल जो है, और यानी कि हरियाली जो होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है, पेड़ से पत्ते पतझड़ के अंदर गिर जाते हैं, यानी कि सब कुछ क्या लगता है, एक तरीके से डेड लगता है। ठीक है ना, एक तरीके से डेड लगता है पूरा। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद में जब सावन आता है, ठीक है ना, जब बरसात की ऋतु आती है, तो फिर पहले तो डेड हुआ, ठीक है, पहले डेड हुई है वो चीज, ठीक है, और उसी के बाद जब सावन आता है तो जब पानी गिरता है ऊपर से, है, तो वो क्या होता है, वापस क्या होता है, अलाइव हो जाता है, और अच्छे तरीके से होता है, और अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से होता है वो। ठीक है ना? तो इस वजह से जो पृथ्वी, तो डेड का मतलब क्या है, यानी कि पहले आप खामोश रहोगे, पहले आप अपना आत्मविश्लेषण करोगे, तभी तो आप बाद में जिंदा है होगे। ठीक है, अगर आप खामोश नहीं रहोगे या आप अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, तो फिर आप अलाइव कैसे होगे? ठीक है ना? तो इस तरीके से पृथ्वी हमको सिखा सकती है। ठीक है, तो नाउ आई काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, और अब एंड यू कीप क्वाइट, और अब तुम सब शांत हो जाओगे, और मैं यहां से चला जाऊंगा।